वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी, क्योंकि आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी हैं और ये टॉपिक जो इस वक्त आप बुलंद है तो वो है बर्निंग इशू है और इंटरनेशनल। और हमारा टॉपिक रहेगा ये जो यूएस ये दो थ्रेट दिए हैं पोस्ट वेनेजुला वर्ल्ड में नया एक फियर पैदा किया है, डर पैदा किया है, वो है रिलेटिंग टू ग्रीनलैंड। लेना है, यूएस प्रेसिडेंट ने कह दिया है, और बाई हुक एंड क्रुक अगर कोई, पहले तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वहां के लोगों को कि आप इतना पैसा ले लो, तो ही इज रेडी टू पे, और उसके बाद वकेट करो। और ये जो एक खरीदारी का सिलसिला उसने अपनाया, तो वो वाला लोगों, वहां के लोगों ने कहा नो, हम बिकने वाले लोग नहीं है। तो फिर उसने कहा कि हम वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे ग्रीनलैंड पे, जैसे भी होगा। और बाद वो ये करता है जो ये इनके साथ दूसरे लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन के, जब वहां पे उसको ये कहता है कि ये यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट मुझे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल, मुझे मेरी जो नेशनल सिक्योरिटी है यूएस की, उसको ये एक थ्रेट है। तो बात अभी मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो ये पूरी थोड़ा सा इसकी ग्रीनलैंड क्या है, क्या वहां पे है, और जो यूएस एप्रीहेंड कर रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, क्या वाकई वहां पे क्या है। और हम ये कहेंगे अभी एक शॉर्ट में क्या है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो न्यू अलायंसेस डेवलप हो रहे हैं, जैसे देखिए क्या है कि पहले यूनिपोलर आफ्टर 1991 जो यूएसएसआर का गिरना, तो जो डोमिनेंस थी जो आपको जियोपॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमी में, वो यूएस की थी। लेकिन अब जो देखिए नाटो को इरेलेवेंट कर रहा है, क्योंकि जो डेनमार्क है, जहां ग्रीनलैंड है, वो जो है इसका नाटो का पार्ट है, और ईयू के साथ डायरेक्ट टकराव है जो वहां पे ऑपरेट कर रही हैं वो कंट्रीज हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ। तो क्या आप देखते हैं कि मल्टीपोलर, मल्टीफेसियट जियो पॉलिटिक्स या जियो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड, अफेयर्स के रिलेटेड जी, और न्यू अलायंसेस। तो इसके ये जो मैंने टॉपिक है काफी ब्रीफ में कर दिया, तो आगे डॉक्टर साहब इसको और आगे बात करेंगे इन कंटिन्यूटी में। नमस्कार श्रोताओ, जैसे जज साहब ने कहा कि करंट जो वर्ल्ड सिनेरियो है, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड था, और 91 से पहले ये ऑलमोस्ट दो सुपर पावर हुआ करते थे, यूएसएसआर और अमेरिका, बाइपोलर। तो उसके ऊपर ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि दुनिया की पावर के ऊपर और अमेरिका की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़े, और इसके चलते उन्होंने 1823 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जेम्स मोनरो थे, मोनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं। तो मोनरो डॉक्ट्रिन क्या थी? तो जेम्स मोनरो 1823 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को स्टार्ट किया था कि आज के बाद हम ये डॉक्ट्रिन फॉलो करेंगे कि कोई भी यूरोपियन सेटलर आज के बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगा। अगर कोई कॉलोनी बनाता है वो यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ है, और बदले में अमेरिका भी यूरोप वालों को तंग नहीं करेगा। मकसद ये था कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका की पकड़ रहे। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आता है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी आती हैं। तो लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये मोनरो डॉक्ट्रिन भुला दी गई थी, और अब मुझे लग रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप उसी डॉक्ट्रिन के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। उसी के चलते उन्होंने कुछ दिन पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ को किडनैप करके वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, और इसी दौरान अब उनका अगला निशाना था ग्रीनलैंड। और अगर वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेते हैं तो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर उनके पास हो जाएगा, उनके कंट्रोल में, क्योंकि बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी अब अमेरिका से डरती हैं, वो उनके आगे बोलने वाली नहीं है। तो अब मसला था कि जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि
किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को लेना है, क्योंकि ये हमारी यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है और रिसोर्सेस हैं उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, और या तो हम इसको खरीदेंगे और या हम इसको फोर्सिबली ऑक्युपाई करेंगे। जैसे ही इनके ये थ्रेट आती है तो कुछ नाटो कंट्रीज, 7 कंट्रीज हैं, हालांकि ग्रीनलैंड जो है इस वक्त डेनमार्क के कब्जे में है, उन्हीं की हुकूमत चल रही है उधर, हालांकि इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो ग्रीनलैंड की वहां काम कर रही हैं। तो 7 कंट्रीज ने अपने डेनमार्क की बस जैसे ही ऑटोनमस रीजन है ग्रीनलैंड, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते हैं तो 7 कंट्रीज अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स वहां एस्टैब्लिश कर देती हैं, और इनको अब इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दीज कंट्रीज आर प्लेइंग ए डेंजरस गेम, कहते हैं ये अमेरिका के साथ डेंजरस गेम खेल रहे हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने इन कंट्रीज के ऊपर एस्केलेटिंग टैरिफ्स का मतलब है कि 1 फरवरी से इन कंट्रीज के ऊपर 10% टैरिफ लगेगा और जून में जाके बढ़ता हुआ 25% लग जाए, 25% लग जाए। और ये उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले डेनमार्क के ऊपर, लेकिन जो 7 कंट्रीज जिन्होंने वहां पर अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी हैं, एस्टैब्लिश किया, उनके ऊपर ये टैरिफ लगाया गया। ये कंट्रीज क्या क्या है? स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, नेदरलैंड और फिनलैंड। तो अब लेकिन जैसे ही ये लगाते हैं टैरिफ्स तो नेटो कंट्रीज कहते को काफी वो भड़क उठते हैं। तो क्योंकि इसके जो यूके के प्रेसिडेंट है केयर स्टारमर, वो कहते हैं ये टैरिफ्स बिल्कुल रॉन्ग हैं, दे आर इनकम्पैटिबल विद ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस, और ये जो हमारा नेटो का अलायंस है उसका जो कोर डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसी के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। नेटो का एक आर्टिकल 5 है, वो कहते हैं नेटो का आर्टिकल 5 जिसमें कलेक्टिव डिफेंस गारंटी है सारी कंट्रीज को, उसी डिफेंसिव गारंटी को अब यूएस तोड़ रहा है और एक फेलो कंट्री के ऊपर ही अटैक्स करना जा रहा है। तो इसीलिए ये जो था टेंशंस दुनिया में बन चुकी हैं, और अब क्या हो रहा है कि ऑलरेडी अमेरिका का कहना था कि रशिया और चाइना मिलके इसके ऊपर कब्जा करना ले इसके ऊपर ग्रीनलैंड के ऊपर, इसीलिए हम लोगों का ये मूव था। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो गया है। अब जैसा भाव उसके बाद हम बताएंगे ग्रीनलैंड के बारे में। जो आपने कहा ना, एक चर्चा जहां एक इंटरप्रिटेशन है, जो आपने कहा कि एक डॉक्ट्रिन एग्रीमेंट है या नहीं, नाटो के नाटो के बाद जो फॉलो कंट्रीज होंगी, जो कंट्रीज की मेंबर्स हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है सर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। जो आपने कहा, NATO। उन्होंने कहा कि ये है जो बाहर से लाया करेगा तो हम उसको डिफेंड करने के लिए, जो लोग थिंक टैंक है यूएस के, जहाँ यूएस प्रेसिडेंट खुद सोचता है, जहाँ उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्को, वो कह रहे हैं, रोबियो, वो कह रहे हैं नहीं जी, क्योंकि ये अगर हम आपस में टकराए जो नाटो के मेंबर हैं, तो इसमें ये वाली जो आपने जो आर्टिकल बताया, जो प्रोविजन बताया, वो एप्लीकेबल नहीं होता। एक ये बात है डॉक्टर साहब, और एक आपने कहा कि इक्वल बेसिस क्यों जुड़े हैं डिफेंस के लिए, तो क्यों नाटो बना? पहले आप आ जाओ, यूएन कैसे बना, दो बार हुई, तो पीस के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए, थर्ड बॉर्डर ना हो। और ये जो वो कि हर एक कंट्री को, जो मेंबर कंट्री है यूएन को, उसकी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, और जहां तक कि ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कल्चरल राइट्स, सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट, कितनी बातें थी चार्टर अगर टच करो। अब ये बात है, अब आप देखो यूएस प्रेसिडेंट का, जहां उसके जो भी उसकी मंशा है, वो टेरराइज कर रहा है वर्ल्ड को, वो फियरफुल कर रहा है, हर बंदा डरा हुआ है। वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठाया, और उसके बाद ग्रीनलैंड के लोगों को कहता है कि आपको खरीदना है। यार कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी एक हिस्ट्री है। ये आप अगर आप हिस्ट्री में डॉक्टर, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे आप, तो जो कि ये कैसे इस वक्त जो ऑटोनमस ग्रीनलैंड है, ये तो आपने कहा नॉर्वे का है, तो एक ये, लेकिन इसका भी चलो, इसमें हम लंबी बात हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी जो आपने एक और बात की कि जो अलायंसेस हैं, जो वर्ल्ड, दो बातें होंगे, जियो पॉलिटिकल भी और जियो इकोनॉमिकल भी।
क्या हम देखते हैं, एक तो आप पहले को यूएन इरेलीवेंट हो गया, यूनाइटेड नेशन जो आपने कहा 66, जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था, कंट्रीज जो उनकी जो थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूएन की, उनको डिफंक्ट किया कि वी विल नॉट गोइंग टू फंड। एक दूसरा डॉक्टर साहब ये आ गया, जो नाटो की बात है, नाटो में टकराव हो गया जी जी और वो इंपॉर्टेंट है, और ईयू के मेंबर भी हैं। अगर आप दूसरी तरीके से देखें, जो आपने कंट्री कही, फ्रांस है, जर्मन है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जो वहां की इनकी जो भी, मुझे लगता है वहां एक्सप्लोरेशन के लिए जो एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो तो रिसर्च वर्क वहां पे होता है, उसके लिए ये कंट्री जाती है, चाहे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिकल फैक्टर में। लेकिन डॉक्टर मैं अभी बात आ रहा हूं, ये आप इससे आगे बड़ी बात करेंगे, क्या ये जो अब वर्ल्ड सिनेरियो ये नहीं बनने जा रहा है कि जो एक तो यूक्रेन वार को आप कैसे देखते हो जी जी कि जो रशिया के साथ है इस वक्त है, और नाटो उसमें सपोर्ट है, देख रहे हैं, तो उसके बगैर तो यूक्रेन कांट, उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते अगर तो इस वक्त जो इसने फियर का, टकराव का माहौल बनाया हुआ है नाटो कंट्रीज के खिलाफ, जहां आप यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ, और डोमिनेंस जिनकी है, ये जो इंग्लैंड है, यूके है, जर्मन है, ये जो फ्रांस है, अगर ये कंट्री, क्या रशिया और चाइना की तरफ नहीं जा रही? बिल्कुल। क्या मुझे लगता है यूक्रेन बाहर खुद ब खुद कैसे, कितना वहां पे रशिया उसको कैप्चर करता है, यूक्रेन को आने वाला क्या है। और जो कहते हैं जी कि भाई यूएस ने कहा कि मैं स्ट्रेटेजिकल, जियोपॉलिटिकल, मेरी प्रेजेंस, डोमिनेंस ग्रीनलैंड में रहनी चाहिए, अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है टू यूएस। तो अगर ऐसी बात है तो नाटो से टकराव करके, यूरोपियन यूनियन से टकराव करके, क्या यूएस ये दोनों कंट्री रशिया और चाइना को मुकाबला कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये नया वर्ल्ड नहीं बनने जा रहा है? यूएस से ये दूर हो जाएंगे और चाइना और रशिया को वहां पे, उनकी वहां पे जो भी है, क्या एक नया वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल, और नई पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिकल जो भी एक्टिविटी होती है, अफेयर्स होते हैं, मुझे लगता है ये चेंज है। सब आप इसको कैरी करें। जैसे जज साहब ने बताया कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये डेफिनेटली एक बड़ा चिंता का विषय है। इसकी मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो बेसिकली उनका बड़ा एरेटिक बिहेवियर है। वो जो पिछले प्रेसिडेंट से उनका जो वर्किंग स्टाइल एंटायरली डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल मैं एक बताऊंगा कि भारत के ऊपर अभी इन्होंने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि जो जो कंट्रीज जो है रशिया से तेल लेंगे उसके 500% टैरिफ लगा देंगे। ये मुझे लगता है गीदड़ भभकी है, क्योंकि ये मुद्दा था कि ग्रीनलैंड कंट्री, तो ग्रीनलैंड कंट्री पहले यहाँ ट्राइब्स रहा करते थे, लेकिन 1261 में किंग ऑफ नॉर्वे के अंडर ये ग्रीनलैंड कंट्री आ गई कंट्रोल में। लेकिन उस वक्त क्या था कि किंग ऑफ नॉर्वे के अंडर डेनमार्क और नॉर्वे दोनों कंट्रीज हुआ करते थे। लेकिन 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने काफी वहां पर वो किए, वॉर्स हुए, उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ केल है जिसके मुताबिक नॉर्वे और डेनमार्क सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो था ग्रीनलैंड वो डेनमार्क के पास ही रहता है। तो डेनमार्क वो 1953 में फिर क्या करता है, ये कॉलोनी थी जो नहीं ऑफिशियली, ये कॉलोनी अब डेनमार्क के अंदर आ जाती है और 1979 में उनको आजादी दी जाती है और 2009 में सेल्फ रूल हो जाता है। उनको डेनमार्क से भी आजादी चाहिए। अच्छा, वो भी डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, इंडिपेंडेंट मुल्क बनना चाहते हैं। बिल्कुल एग्री। लेकिन जैसे ही ये ट्रंप अनाउंस करते हैं, ये जो बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी जो उनकी दलील है कि हमने ग्रीनलैंड को खरीदना है, तो पूरे ग्रीनलैंड में और डेनमार्क प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रोटेस्ट का जो स्लोगन था हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड, यही उनके पर जो तख्तियां थी, हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड नामक स्लोगन था। और वहां पर एक पोलिंग सर्वे भी होता है जिसमें सिर्फ 17% लोग कहते हैं हमें अमेरिका के साथ जाना, 83% कहते हैं हमने इंडिपेंडेंट नेशन बनना है कि डेनमार्क को भी जल्दी से जल्दी इनको आजादी देनी पड़ेगी, सो दैट ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए
तो ये था थोड़ा इसके बारे में। इसके बाद हम, जैसे आपने बताया जैसा कि वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, तो जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है आपको पता मल्टीपोलर वर्ल्ड है, अब इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। क्यों मल्टीपोलर है? ब्रिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। एससीओ अलग ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद ग्लोबल साउथ अलग है एक किस्म का। तो अब लग रहा है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इसको ट्रंप को, जैसे हमने पहले कहा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कब्जा करने के लिए सारा जो अभी जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है। लेकिन इससे क्या हुआ है कि मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो सेटल नहीं हो रहा है। तो और दूसरी बड़ी बात है श्रोताओं की, अमेरिका और रशिया के बाद 87% ऑफ द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड रशिया और अमेरिका के पास है सबसे ज्यादा ग्लोबल वॉरहेड। और अब ये जो रीजनल इन्फ्लुएंसेस चेंज हुए हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जियोपॉलिटिक्स हो रही है, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जियोपॉलिटिक्स हो गई, जैसे आपने बताया इट इज जियो इकोनॉमिक्स, इट इज जियो इकोनॉमिक्स, तो किसके ऊपर? क्रिटिकल मिनरल्स। और वो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं ग्रीनलैंड की धरती में दबे पड़े हैं, जिसमें गोल्ड भी है, जिसमें यूरेनियम अभी एक्सप्लोर करना है, और उनको हिडन है वहां पर, और ऑयल भी है, ऑयल भी है। सो जियो इकोनॉमिक्स जियोपॉलिटिक्स भी है। और दूसरा था कि ट्रेड फ्रिक्शंस भी हैं। तो ट्रेड दुनिया में बड़ा फ्रिक्शंस हो चुका है। हालांकि ये जो टैरिफ की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसमें नुकसान किसका है? अमेरिकन कंज्यूमर, क्लोज इकोनॉमी हो जाएगी। जो 500% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिकन कंज्यूमर को जो इंडिया से चीज जाती है सस्ती मिलती है। और अमेरिका में इंटरनल जो लोग हैं वो भी बड़े नाराज हैं ट्रंप साहब से कि ये जो काम कर रहे हैं टैरिफ का, उनका ही नुकसान हो रहा है इनडायरेक्टली। तो क्योंकि ट्रंप को तो लेकिन पैसे से मतलब है। डॉक्टर साहब ये भी आप एक बताएं थोड़ा सा, आपको ये है कि यूएस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां लोग, आम लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने ये मूव जो है, जो इसके खिलाफ है, ग्रीनलैंड के खिलाफ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, इसको अपोज किया है। इसको अपोज किया, जैसे आपने कहा कि नेटिव्स वहां के हैं, वो एक तो डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, एक और वो यूएस की इंटरवेंशन, वहां आना, अग्रेशन, उसको भी बर्दाश्त, वो कहते हैं हम बिकने वाले नहीं है। ये बात डॉक्टर साहब अभी एक अपनी आप करो। मैं अब आप बताऊंगा कि इस सारे जो अमेरिका ट्रंप कर रहा है, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? रशिया और चाइना को। सबसे ज्यादा फायदा रशिया और चाइना। अब यह हुआ कि 2026 के शुरू में ही रशिया और चाइना के उतने प्रगाढ़ संबंध बन चुके हैं जितने कि इंडिया और रशिया के। किसके था? रशिया और चाइना के। हाँ, वो तो है। जैसे ही वो तो है, पुतिन और शी जिनपिंग ने आपस में हाथ मिलाए और कहा कि 2026-27 में हम लोगों की जो पार्टनरशिप है, दिस विल बी नो लिमिट पार्टनरशिप, दिस विल बी नो लिमिट पार्टनरशिप, और हमारी मिलिट्री शेयरिंग होगी, हमारी इकोनॉमी शेयर होगी, और पॉलिटिकल हमारी अलाइनमेंट रहेगी, जस्ट टू काउंटर ट्रंप। ट्रंप को करने के लिए अब दो लोग आपस में मिल गए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस वक्त रशिया और चाइना साउथ चाइना सी और सी ऑफ जापान की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही, जॉइंट ड्रिल्स चल रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है इन लोगों की। और सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन वॉर में चाइना अब उनको और ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है। चाइना एक्सपेंडेड ड्रोन्स की सप्लाई रशिया को चल रहा है यूक्रेन वॉर के लिए। तो उसी तरह जो रशिया भी जो है वो उनको सबमरीन सप्लाई कर रहा है चाइना को। इसी तरह इन लोगों के प्रगाढ़ संबंध बन गए, क्योंकि वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दो दुश्मन ही होता है। तो इसी तरीके से इंडो पैसिफिक में अब जो डोमिनेंस अमेरिका की खत्म करने के लिए इनकी नेवल एक्सरसाइज चल रही हैं, चाइना और रशिया की। और रशिया ने भी चाइना को एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल्स दिए हैं, और ये कहां काम आने वाले हैं? एम्फीबियस यानी जमीन के, समुद्र के नीचे बाहर। इनडायरेक्टली रशिया उनको पुश कर रहा है कि ताइवान को ऑक्युपाई कर लो, चाइना को। लेकिन ओपनली दोनों कह रहे हैं कि नहीं, चाइना को, हम ताइवान को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो एड अब रशिया दे रहा है, ये वही एड दे रहा है, मिलिट्री एड अमेरिका उसको, चाइना को। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ताइवान पे अटैक कर ले चाइना, जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे किया है। तो ये अभी रशिया ने यूक्रेन पे किया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, इसका फायदा मिल रहा है रशिया को, और चाइना की यूनिटी हो गई है। अब ये जो अलायंस है, इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहते हैं अपने साथ। लेकिन इंडिया का चाइना के साथ कोई ज्यादा क्लोज हो नहीं सकता, क्योंकि उसका कारण ये है
कि इंडिया का जो ट्रेड है 100 बिलियन का अमेरिका के साथ है, अमेरिका इंडिया को दूर रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनकी जो है करेंसी फॉल हो रही है, उनकी जीडीपी कम हो रही है, मार्केट डाउन हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीडीपी है, इनको इतना नुकसान, लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अमेरिका के पास इंडिया के को अपने साथ रख, अपनी पाले में रखने के अलावा और कोई चारा नहीं। ओ डॉक्टर साहब, मैंने आपकी एक बात पकड़ी, जी जी, जो आपने बड़ा अच्छा जो अलायंस का और जो फेयर वेदर फ्रेंड कह दिया, किसको आपने कहा? रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, ये विश्वास पे है, फेथ है। क्या इसको आप मुकाबला आपने कर दिया किसका? रशिया और चाइना के साथ। तो क्या इस किस्म की, क्या इसी डर से, जैसे उसने कहा ओपन है कि मेरी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि चाइना और रशिया ग्रीनलैंड में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर हम इसको, मैंने पहले कहा, जो अगर आप इनको, जो नाटो इरेलीवेंट हो जाता है, यूएन इरेलीवेंट हो जाता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो नाटो कंट्रीज में कहता हूं, अगर थोड़ा सा यूएस से हटके इन दो कंट्रीज के पास आ जाए, वर्ल्ड ऑर्डर क्या चेंज नहीं हो रहा? एक तो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी की बात है। देखिए, आपने कहा, मैं एक और बात कहूंगा, देखिए ये हाफ बेक्ड केक रखता है कौन? जो यूएस प्रेसिडेंट। ईरान में क्या किया? पहले उन लोगों को वहां पे जो पॉलिटिकल जो वहां पे जो प्रोटेस्ट अनरेस्ट चलाई, लास्ट में क्या कारण था? जब उन्होंने दिखा कि जियो इकोनॉमिक इन्वॉल्व थी, जो सऊदिया, तो अरेबिया, यूएई, जो ये कंट्री थी, जो गल्फ कंट्री थी, इनको देख के कि अगर ये तो लड़ाई, तो जहां पे जियो इकोनॉमिक ज्यादा डोमिनेंस आ गई जियो पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि सारे अड्डे उसी से ऑपरेट करना था। इसने कहा, किसने? जो अगर अटैक करता है ईरान पे, तो वो कहां से ऑपरेट करना था? वो कंट्री ने मानना नहीं, और डायरेक्ट टकराव होना था, क्योंकि वहीं से ऑपरेट करता तो क्या होता? पाकिस्तान जो था वो इस जो झंझट से, क्योंकि पाकिस्तान में जो आप पिछले बार आपने कहा था कि ये भी, क्योंकि वो बहुत नजदीक है कंपेरेटिव, अगर पाकिस्तान ईरान पे अटैक करना, और यूएस वहां पे भी अपना अड्डा इस्तेमाल कर सकता है उसको भी। ये ईरान में देखिए क्या हुआ, कितने लोग, हजारों लोगों को मरवा दिया, और जो हाफ वेक्ड है वहां से निकल गया, कोई विदाउट एक्सप्लेनेशन नेजी फांसी हो गई, और उसने कहा कि हम, देखो आप एक बात करते हो, एक पॉलिटिकल जो मूवमेंट को, वहां के लोगों को ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, दूसरे राइट्स की बात कर रहे हो, और कह रहे हो कि वो वहां पे, तो फिर, और आपकी सारी ये जो अनरेस्ट हुई पॉलिटिकल, अगर आप डॉक्टर साहब इसको स्टडी करोगे सारा, ये विदाउट इंटरनल जो भी डिस्टर्ब, ये सारा क्या था? डीप स्टेट काम था, ये आप मानोगे। तो मेरा कहने का मतलब, जो ईरान में हुआ, आप देख, क्या अब ग्रीनलैंड में, क्या देखते हो कि नियर फ्यूचर में, नहीं तो ग्रीनलैंड को मुझे नहीं लगता, एक तो खरीदारी की बात हो गई, अभी आपको वहां पे अटैक करना, तो फिर तो मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ तो थर्ड वार की तरफ आप जा रहे हैं। तो आप आगे बात करें, फिर हम दोबारा। जैसा आपने ठीक बताया, बेसिकली यूएस ने सिर्फ ये गीदड़ भपकी है, मुझे नहीं लगता कि ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करेगा। उनको पता है कि वहां पर, उनको नहीं पता था, इतना उनको अंदाजा नहीं था ट्रंप साहब को कि मैं कितना रिएक्शन होगा, इतना जबरदस्त रिएक्शन होगा, पूरा वर्ल्ड एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड है, इंडिया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, सब मिलके ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के। तो इसलिए क्या होगा कि अमेरिका जो है अलग थलग पड़ गया है। और एक और बात शुरू, तो हमने एक दो दिन पहले बात की थी, पाकिस्तान में जो इंटरनेट की गड़बड़ी आ रही थी, आपने कहा था, और कल परसों एक पाकिस्तान कराची के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल, जिसमें 1200 दुकानें थी, गुल प्लाजा, उसको आग लग जाती है, पूरी धू धू करके जलता है, और मोर देन 20-25 कैजुअलिटीज होती हैं। और ये कोई, इसके पीछे कही जा रही है कि शायद ईरान का हाथ ना हो, क्योंकि ब्लास्ट भी हुए हैं। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है ईरान और पाकिस्तान में, वो अभी तक पूरा बाहर नहीं आ रहा है, इंटरनेट अभी पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, करंट जो जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे, ये था गाजा
के बारे में। मैं इससे पहले जी जी अब ना मुझे पता है कि आपने इस पे भी कहा था कि हम जो एक पैक्ट हुआ है, जी, जी। एक वो हुआ है, उस पर भी आते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो गाजा को। तो मैं ये इससे पहले थोड़ा सा जो आपकी बातें हैं उसमें कह रहा हूं, आपने बड़ी एक बात की जो आपने ईरान और पाकिस्तान के बारे में बात की कि भाई हो सकता है ये ईरानियन एक्शन हो। तो मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान में भी टकराव है, किसका? पाकिस्तान के साथ। तो हो सकता है ये एक बीच में देखो सैंडविच हो जाएगा। ईरानियन देखो वहां पे क्या है जो आपके वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, जो लोग हैं वहां पे बलोचिस्तान की, और जो बॉर्डर है जो दुरंत लाइन के दोनों तरफ हैं, वहां पे भी वो लोग हैं जो 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 तहरीके जो तालिबान पाकिस्तान है। तो ये जो वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि आपने कहा कि अड्डा देने के लिए तैयार था यूएस को, ये ईरानियन अटैक को समहाउ वहां नहीं हो सका। तो एक ये बात है। आपने अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये है कि इंडिया को, जो आपने बड़ा अच्छा कहा कि चाइना के साथ और यूएस के साथ हम बार बार कहते हैं बिल्कुल कॉशियस रिलेशन रखने हैं, चाहे रशिया चाइना के साथ हो जहां किसी और के साथ हो। हमें इंडिपेंडेंट एज ए सॉवरेन नेशन इंटरनल एक्सटर्नल जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के बारे में डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि चाबहार देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे है। हमें जे इसके साथ यूएस के साथ भी पूरा हमें ट्रेड करना है। गवादर जो है उसके पैरेलल हमारे पास चाबहार है, चाबहार ईरान के साथ हम, और हमें सेंट्रल एशिया जाना है, आगे यूरोप में वो पार करना है। तो चाबहार तो यूएस के साथ जो टैरिफ की बात होती है कैसे है, कैसे है, तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है इस वक्त बड़ी बैलेंस्ड है। और देखिए हम न्यूट्रल रह रहे हैं, ग्रीनलैंड का इशू है, वी हैव नॉट स्पोकन, हम काफी कम बोल रहे हैं। चाबहार का यूएस का टैरिफ है, जो ईरान के वो जो नई डेवलपमेंट खुद ब खुद जो हालात हैं, वर्ल्ड सिनेरियो है, वो यूएस के खिलाफ जा रहा है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। तो अब भी आपने जो एक नया गाजा को रिकंस्ट्रक्शन वहां पे पीस लाना है उसके बारे में बोलो। क्या वहां पे एक और देखिए एक और बात हो रही है जो आपने कहा उसमें, क्या अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे रिकंस्ट्रक्शन वेकेशन से है, इसमें जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है वहां पे रिकंस्ट्रक्शन, क्या इजराइल मानेगा? क्या इजराइल यूएस का दुश्मन तो नहीं बन जाएगा? करिए बात। उससे पहले जैसा मैं आपकी चाबहार की कंटिन्यूटी कुछ बोलना चाहूंगा। प्लीज प्लीज। श्रोतो, जब से चाबहार पोर्ट स्टार्ट हुआ है, जो चाइना ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं ग्वादर एयरपोर्ट में, बिल्कुल, और ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर जो सी पोर्ट है, और चाबहार सी पोर्ट में सिर्फ 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास है। और चाबहार पोर्ट से इंडिया की पूरी नजर ग्वादर पोर्ट के ऊपर, सर्विलेंस सारी जारी है, और काफी व्यापार ग्वादर पोर्ट से काफी कम हो गया है ही नहीं, वो तो बलोची वाले नहीं है। इतना का पैसा उनको इन्वेस्ट किया सारा बेकार गया। और अभी अमेरिका ने भी भारत को एक थ्रेट दी थी कि आप चाबहार पोर्ट बंद करो, ईरान से करो, ट्रेड बंद करो। लेकिन जैसे भारत के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है, उनको बताया जाता है कि अगर हम ये चाबहार पोर्ट बंद करते हैं, हो सकता है चाइना इस पोर्ट पे अटैक न करे। लेकिन इसीलिए अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए, ताकि चाइना की डोमिनेंस को बचाने के लिए उन्होंने कहा भाई करो आप चाबहार पोर्ट। इससे मतलब डिप्लोमेटिक जो हमारी पॉलिसी है, डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक मतलब कैसे, हमने पहले तो अभी कहा कि यूएस को समहाउ कैसे भी है डिप्लोमेटिकली अपने साथ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चाबहार का भी हमने मतलब बचाया। अच्छा अब आ जाओ उस गाजा पे। जैसा आपने अभी बताया कि एक 2 दिन एक पहले का एक अमेरिका ने एक नया शगुफा छोड़ा है। नया शगुफा क्या है? यूएस लेड गाजा पीस बोर्ड, यूएस लेड गाजा पीस बोर्ड, जिसके की चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की जो मीटिंग होती है किस किस में होती है? मार्को रूबियो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है। कौन है उनके? फॉरेन अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरे कौन थे? टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर जो 2007 में कभी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड होते वो इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तीसरे इनके मेंबर है जैरेड कृष्णर। तो जैरेड कृष्णर कौन है? जैरेड कृष्णर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जो कि
आपको पता होगा अब्राहम अकॉर्ड में जो इन्हीं का सारी एडवाइस की वजह से अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, और ये इनके प्रॉमिनेंट एडवाइजर है, तो इनके दामाद हैं, वो उनके मेंबर हैं। चौथे इनके मेंबर है स्टीव विटकॉफ। विटकॉफ कौन है? एक अमेरिका के बहुत बड़े बिलियनर है। यानी कि सारे बिलियनियर के लोग इन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए हैं। और शर्त क्या रखी है? हम 60 कंट्री से ज्यादा इनके मेंबर बनाएंगे इस पीस बोर्ड में, और एंट्री फीस है $1 बिलियन। यानी कि 60 कंट्रियां $1 बिलियन देंगी और इसका मेंबर बनेगी पीस बोर्ड, और ये पैसा यूज होगा गाजा की रिहैबिलिटेशन के लिए, गाजा की तरक्की के लिए। और कंट्रोल किसका रहेगा? चेयरमैन पीस बोर्ड के ट्रंप का। यानी कि गाजा पे भी कंट्रोल रहेगा ट्रंप का। और लेकिन इजराइल ने इसको पूरी तरह बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते इस पीस बोर्ड को, और उन्होंने कहा कि ये, और फ्रांस ने भी इसको नहीं माना है। लेकिन अभी पता, अब भारत को ऑफिशियल इनविटेशन पहुंच चुका है, पाकिस्तान को भी इनविटेशन गया है, रशिया को भी गया है, और चाइना को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज को इनविटेशन किया कि आप इस पीस बोर्ड का मेंबर हो, ताकि गाजा की जो पीस है परमानेंटली बहाली हो जाए। श्रोता, मुझे एक बात बताओ कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं गाजा में, फिलिस्तीन के लोग हैं, अरब कंट्रीज हैं, इजराइल है, तो अमेरिका कैसे इसका नहीं बन सकता है? तो इनको लेकिन ये मैंने सुना है कि अगर कहते हैं कि अगर इजराइल ऑब्जेक्ट करता है, हो सकता है कि नेतन्याहू का तख्ता पलट दिया जाए अमेरिका से और नए से बनवा ली जाए। लेकिन ये पीस बोर्ड काफी, और इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2025 के रेजोल्यूशन के थ्रू ये पास भी कर लिया है अपने लेवल पर। ये बात करिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बाईपास किया हुआ, लेकिन उनको भेजा है अप्रूवल के लिए। तो जैसे आप बताओ इस पीस नहीं, जो आपने बात की ना, देखिए क्या है, एक बड़ी इसने पहले यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो पहले इसको रेजोल्यूशन को ये प्रपोजल वहां पे रखा, उससे एक कहा। लेकिन जो आपने अभी कहा कि अगर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का कोई प्रपोजल है, तो यूएन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कंसर्न, उनकी देखरेख में होना चाहिए। मुझे लगता है ये तो सिर्फ पैसा कमाने का, और पैसा, जैसे इसके दामाद की बात की, तो ये तो सिर्फ तो मैं ये कहता हूं जहां पे 60 कंट्रीज क्यों $1 बिलियन खर्च करें। लेकिन एक बात है, अगर ये यूएस का वाकई सिंसियर मूव होगा, अगर ये वाकई सिंसियरली गाजा को रीबिल्ड करना चाहता है, एक तो ये देखना पड़ेगा इजराइल कितना अलो करता है। एक दूसरा ये है कि जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, ये दो काफी रिच कंट्रीज हैं, ये पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे गाजा, क्योंकि एक ब्रदरहुड भी है, मुस्लिम वर्ल्ड है, तो गाजा को के लिए वो इतना कर सकते हैं। और यूएस की रहनुमाई में जो आपने कहा कि ये इजराइल की तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इजराइल की एक स्टेट पॉलिसी होती है, अपनी गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए, अगर उन्होंने देखना है कि भाई अगर उनके इंटरेस्ट में नहीं आया इजराइल, उन्होंने देखा कि गाजा की रिकंस्ट्रक्शन या वहां पे तो इजराइल की सॉवरेंटी, इंटरनल एक्सटर्नल, या जो भी वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी है वहां पे, जो इसको जो अपनी वो बस्तियां जो वो है, अगर वो करते हैं, तो नेतन्याहू कोई भी है, वो बात जो है, ये भी एक जो आपने पहले ही शुरू में कहा कि एक शुगोबा है, एक नरेटिव है, पैसा लोगों से लेना है, वो खर्चना इसके बेटे दामाद ने है, और जो क्या पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन पैसा आ जाएगा, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिशियल जो इनविटेशन कंट्रीज को मिल चुका है यूएस की तरफ से। लेकिन अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को इनविटेशन मिला है, क्या इंडिया को एक्सेप्ट करेगा? इंडिया को पैसा तो उसको देना इंडिया रेलेवेंट है ही नहीं, पैसा देखने के तुर्की है, तुर्की देगी मेंबर बनने के लिए, पीस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए शर्त रखी है। मेंबर एक मतलब डॉर्मेंट सा जो कहते हैं ना आप, मतलब जो बन जाएगा मेंबर, उसको कोई इससे इसमें, लेकिन सबसे जो इफेक्ट है वो इजराइल को, इजराइल अगर मानेगा पैसा भी आ जाएगा। इजराइल का जो है ना, इजराइल का पूरा दारोमदार अमेरिका के ऊपर। अगर इजराइल नहीं मानता है तो अमेरिका हाथ पीछे कर लेगा, भाई इजराइल को खुद आप लड़ो ईरान से। तो इजराइल की पूरी जो है ताकत है अमेरिका के हाथ में है, ये पता है अमेरिका को, इसलिए वो अब इजराइल को भी अंदर से उन्होंने परेशान कर दिया ऐसा प्रपोजल लाके।
नया सिनेरियो है। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो हमने तो शुरू में ही मैंने कहा आप मैंने कहा ये एक उसकी मूव जो है आज वर्ल्ड ऑर्डर जो वर्ल्ड है वो टेरराइज कर रहा है, इजराइल को टेरराइज कर दिया। इजराइल जो उसका खास है, नाटो उसका है, ईयू उसका है, मतलब हर एक बंदे को इनारकी सी फैली है। वर्ल्ड में जो ऑर्डर था, पीस थी, जो एक सॉवरेंटी किसी कंट्री की थी, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी, और उसका यो सक्सेसफुल का ही नहीं हो रहा है। सक्सेसफुल ये कह रहा है जी वो, देखिए बात डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, क्या नोबेल प्राइज जो वो वापस उसको देगी ही वापस, मुशाहिदो वो उसको देगी वहां पे, क्या तो देना और लेना जय क्या है, क्या एक बंदा जो अपेरेंटली लगता है यार ये अग्रेसर है, जे एक एनार्की फैला रहा है, ये पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को इसने डिस्टर्ब किया है, पीस की है, ट्रैंक्विलिटी की है, और हर एक कंट्री को ये जियोपॉलिटिकली या जियो इकोनॉमिकली हर्ट कर रहा है, उनके सेंटिमेंट्स कर रहा है, उनकी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी कर रहा है एक कंट्री की, जो एक और जो यूएन और नाटो को इरेलेवेंट कर रहा है। क्या ये पीस की बात हो सकती है? पीस नोबेल प्राइज की बात हो सकती है? इन लोगों को मिलना चाहिए। तो ये मेरा मैंने जो है, तो आप अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं। श्रोताओ, बस कानून जो ग्रीनलैंड में हो रहा है, अमेरिका ने नाटो कंट्रीज का अपने खिलाफ कर लिया है। ये जो यूएस लेड गाजा पीस बोर्ड में इजराइल को अपने खिलाफ कर लिया है, और इसकी वजह से रशिया और चाइना की आपस में प्रगाढ़ मित्रता हो गई है। भारत को भी टेंशन में रखा हुआ है, भारत को 500% का टैरिफ का थ्रेट दे दिया है। और मतलब ऐसा जो पर्सनल जो है, मुझे लगता है ये ट्रंप का पर्सनल इनिशिएटिव, अदरवाइज अमेरिका की ऐसी पॉलिसी कभी नहीं रही। लोग नहीं चाहते वहां पे, यूएसए की ऐसे पॉलिसी कभी नहीं, लेकिन ये पर्सनल एक वो एजेंडा है ट्रंप का, जो कि मतलब जैसे मैंने मोनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो करना चाहते हैं और पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। प्लीज, मैं ये जो आपने लास्ट में बात की ना, ये एक जो यूएस चाहता है कैपिटल इकॉनमी जो, और उस पर पूरा कंट्रोल है, स्टेट्स हैं, वो सिर्फ यूनियन अकेला बात करता है, और बात भी वो करता है। तो मुझे लगता है आने वाला जो कैपिटल, जो एक इंपीरियलिज्म वो कैलोनीज बनाना चाहता है वापस, वो पॉसिबल नहीं है दुनिया इस वक्त। या तो थर्ड वर्ल्ड की हो की तरफ जाएंगे हम। तो अगर पीस रखना है तो ये चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, ये नाटो, ये यूरोपियन कंट्री को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक बार दोबारा जो है इसको भी सोचना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने पीछे क्या किया, आगे मैं कुछ सक्सेसफुल हुआ। तो ये सारी बातें हैं, ये दर्शकों आप पे छोड़ते हैं। आप ये जो एपिसोड हमने बातचीत की, इस पे कमेंट्स करिए और आगे सजेस्ट करिए कि आने वाला वर्ल्ड कहाँ क्या होगा, कैसे होगा। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये हर कंट्री चाहती है कि अपनी मेरी सॉवरेनिटी इंटरनल एक्सटर्नल कायम रहे और इंटैक्ट रहे। तो उसके लिए ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ही एक हल है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।